हेलो दोस्तों। तो एक बार फिर से स्वागत है आप सभी का अपने इस यूट्यूब चैनल जीएस ज्ञान में। दोस्तों, इस सीरीज में हम लोग कवर कर रहे हैं इंडियन पॉलिटी का हिस्टोरिकल बैकग्राउंड, जो कि भारतीय राज व्यवस्था का ऐतिहासिक पृष्ठभूमि है। ये जो है, ये चैप्टर जो है हिस्टोरिकल बैकग्राउंड जो है आप हिस्ट्री में भी पढ़ेंगे। जब आप पढ़ेंगे मॉडर्न हिस्ट्री, उसमें जो है दिया गया है डिटेल्स में। एक्सपेक्ट्रम पढ़ेंगे या कोई अदर सोर्स आप लोग पढ़ रहे हैं तो वहां पे भी ये डिटेल्स दिए गए हैं, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन इसको हम पॉलिटी में क्यों पढ़ रहे हैं, ये सवाल है। पॉलिटी में इसलिए पढ़ रहे हैं क्योंकि आपको फिर कैसे पता चलेगा कि हमारा जो इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन है, हमारा जो इंडियन पॉलिटी है, कैसे डेवलप हुआ। तो ये इसीलिए यहाँ पे लक्ष्मीकांत में भी और अदर सोर्सेस में भी यहाँ पे हिस्टोरिकल बैकग्राउंड के नाम से इंडियन पॉलिटी में भी इसको बताया गया है कि कैसे कैसे जो है ईस्ट इंडिया कंपनी आया और फिर उन्होंने आकर जो है किस तरह से रेगुलेशन बनाकर ब्रिटिश पार्लियामेंट ने कैसे यहाँ पे शासन करना शुरू किया, कैसे लंदन में बैठकर ही भारत को चला रहे थे। तो ये जो है लर्निंग है, आपको सीखना है इससे, और इसी से सीख कर जो है हमारा थ्रू आउट द जर्नी इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन का डेवलपमेंट हुआ। तो इसीलिए ये यहाँ भी पढ़ना जरूरी है। तो आप लोग जो है एक रिवीजन के तौर पर अगर पढ़ लिए हैं तो आपको एक रिवीजन होगा, और हमने जो है यहाँ पे एक अच्छा कंटेंट देने का काम किया है। आप लोग के लिए जो है एक जितना हो सकता है, जितना बेस्ट से बेस्ट हो सकता है उतना बेस्ट कंटेंट जो है हमने क्रिएट किया है। हो सकता है आपके नोट में कोई पॉइंट मिस कर गया हो, तो यहाँ से जो है आप उसको गैप को फिल कर सकते हैं। तो इसीलिए जो है ये इम्पोर्टेंट है। आप लोग जो है इसको एक रिवीजन के तौर पे, या फ्रेशर हैं तो इसको जो है आप बिगनिंग के तौर पे जो है इसको स्टार्ट कर सकते हैं। हमने नोट फॉर्म में इसको बनाया है। जो आप लोगों ने अगर प्रीवियस जो है क्लास नहीं देखा है, पार्ट 1 नहीं देखा है, तो वहाँ जाके आप देख सकते हैं। उसमें जो है हमने शुरू से स्टार्टिंग किया था, कैसे जो है ब्रिटिश इंडिया में ब्रिटिश जो पार्लियामेंट है कैसे ओवर द पीरियड ऑफ टाइम जो है ईस्ट इंडिया कंपनी को जो है अपने कंट्रोल में लेने का काम किया। और पिछले वीडियो में हम लोगों ने पिट्स इंडिया एक्ट तक जो है बात कर चुका था। तो अब चलते हैं इस वीडियो में, हम लोग आगे उससे आगे स्टार्ट करेंगे और समझते हैं कि क्या मतलब आगे का एक्ट बनाया गया ब्रिटिश पार्लियामेंट के थ्रू। हम लोगों ने 1700 आपको जो है पढ़े थे पिट्स इंडिया एक्ट 1784 का, 1784 का। उसमें हम लोगों ने देखा था कि कैसे जो है ये इसका मेन फीचर्स रहा है। इसके बाद जो आता है एक्ट, वो आता है 1786। इसको अमेंडमेंट भी कह सकते हैं कि अमेंडमेंट लाया उसी में 1784 में पिट्स इंडिया एक्ट में अमेंडमेंट लेके आया। इसमें अमेंडमेंट क्यों लाना पड़ा? क्योंकि 1786 में जो है लॉर्ड कर्नवालिस, जो कि अपॉइंटमेंट हुए गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल के लिए, गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल के लिए अपॉइंटमेंट हुए, तो उन्होंने जो है अपना डिमांड रखा, दो डिमांड रखा। क्या क्या डिमांड रखा? पहला रखा कि he should be given the power to override the decision of the councils in special cases। मीन्स जो उसका काउंसिल है, काउंसिल का डिसीजन क्या होता था? मेजोरिटी के बेसिस पे, मेजोरिटी जो डिसीजन देगा वही डिसीजन होगा। लेकिन यहाँ पे कर्नवालिस ने डिमांड रखा कि नहीं, हम उस डिसीजन पे नहीं, हमको अगर जरूरत लगेगा स्पेशल केसेस में तो हम उस डिसीजन को ओवरराइड भी कर सकते हैं, हम अपना जो है डिसीजन ले सकते हैं। अगर आपको मंजूर है तो मुझे भेजिए इंडिया, नहीं मंजूर है तो हम नहीं जाने के लिए तैयार है। तो ये इसका फाइनल का मतलब जो है डिमांड था। इसके बाद दूसरा डिमांड क्या था? ही शुड ऑल्सो बी द कमांडर इन चीफ। मतलब उसे कमांडर और चीफ बनाना चाहिए। मतलब प्रशासनिक मतलब कंट्रोल और एडमिनिस्ट्रेटिव कंट्रोल दोनों, मतलब उसका मतलब मिलिट्री कंट्रोल और एडमिनिस्ट्रेटिव कंट्रोल दोनों रखना चाहते थे अपने हाथ में, ताकि पावर जो है बना रहा। तो ब्रिटिश पार्लियामेंट ने उसको मान लिया अकॉर्डिंगली, और 1786 में जो है ये पारित किया, एक्ट लेके आए और इसको जो है इनेक्ट किया कि हाँ आपका डिमांड हम मानते हैं। तो यही दो मेन कारण था एक्ट ऑफ 1786 का, तो ये याद रखिएगा। इसके बाद जो है आगे बढ़ते हैं। आगे है चार्टर एक्ट। चार्टर एक्ट जो है यहां से स्टार्ट हो जाता है। तो सबसे पहले हम लोग समझेंगे कि आखिर चार्टर का मतलब क्या होता है। चार्टर का मतलब होता है एग्रीमेंट, मीन्स घोषणा पत्र, जिसको हम लोग हिंदी में बोल सकते हैं घोषणा पत्र।
घोषणा पत्र कि हम हर एक 20 साल पे, चार्टर एक्ट जो था हर एक 20 साल पे 20 साल के इंटरवल पे जो है लेकर आया, और ये 4 इंटरवल था, मतलब 4 जो है चार्टर एक्ट लेकर आए। 1793, 1813, 1833 और 1853। तो ये 4 था स्लॉट, सीरीज ऑफ एक्ट था जो कि चार्टर एक्ट के नाम से जाना जाता है। मतलब एग्रीमेंट मतलब कर रहे थे, घोषणा पत्र कर रहा था कि हम ये घोषणा करते हैं कि भारत में जो है 20 सालों के लिए ये प्रोविजंस रहेंगे। तो इसका मेन मतलब यही था। तो अब समझते हैं कि ये जो पहला चार्टर एक्ट है 1793 का, उसमें क्या क्या प्रावधान जो है दिए गए थे, तो वो समझते हैं, क्योंकि एग्जाम में जो है यहाँ से क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो सबसे पहले समझते हैं पहला पहला जो मेन ऑब्जेक्टिव इसका था, मेन फीचर्स क्या था, इट एक्सटेंडेड द ओवरराइडिंग पावर गिवन टू द कॉर्नवालिस ओवर हिज काउंसिल टू ऑल फ्यूचर गवर्नर जनरल। मतलब क्या किया कि जो कॉर्नवालिस को 1786 ईस्वी में जो लॉ इनेक्ट करके उसको पावर दिया था कि आप स्पेशल केसेस में जो है आप अपने काउंसिल का डिसीजन को ओवरराइड कर सकते हैं, वही जो है ओवरराइडिंग पावर फ्यूचर में जो भी गवर्नर जनरल आएंगे उस सभी के लिए जो है इस चार्टर एक्ट के थ्रू मान्यता प्राप्त दिया गया कि इसके बाद जो भी गवर्नर जनरल आएंगे वो सभी के लिए जो है ये पावर दिया गया है। तो इस एक्ट के जरिए ये किया गया। इसके बाद कहा गया दूसरा जो है इसका मेन फीचर्स, द पावर ऑफ द गवर्नर जनरल वेयर स्ट्रेंथेंड एंड ही वाज गिवन मोर अथॉरिटी ओवर द प्रेसिडेंसीज। मींस गवर्नर जनरल जो था उसको पावर स्ट्रेंथन किया गया, और जो प्रेसिडेंसी में थी जैसे मद्रास बंबई में था, उस प्रेसिडेंसी के जो गवर्नर थे उसको जो है मतलब क्या किया गया, पावर को कम किया गया, मतलब सब ऑर्डिनेट बनाया गया। तो ये था मेन दूसरा पॉइंट। तीसरा जो है, तीसरा क्या कहता है, देखिए हिंदी में भी पढ़ लीजिए, दोनों लैंग्वेज में यहाँ पे दिया गया है तो कोई दिक्कत नहीं है, हिंदी वाले भी और इंग्लिश वाले भी, दोनों के ध्यान में रखते हुए ये हमने स्लाइड बनाया है। तो देखिए क्या कहता है हिंदी में, गवर्नर जनरल की शक्तियों को बढ़ाया गया और इसे अन्य प्रेसिडेंसियों पर अधिक नियंत्रण दिया गया कि जो भी प्रेसिडेंसी है, चाहे मद्रास हो चाहे मुंबई हो, उस पे जो है कंट्रोल जो है आपको दिया गया। किसको कंट्रोल दिया गया, गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल को। तो ये याद रखना है। इसके बाद तीसरा पॉइंट जो था, इट एक्सटेंडेड द ट्रेड मोनोपोली ऑफ द कंपनी इन इंडिया फॉर अनदर पीरियड ऑफ 20 ईयर्स। मीन्स 20 ईयर्स के लिए जो है, यहाँ पे क्या मैंने शुरू में ही कहा था कि ये जो चार्टर एक्ट आ रहा है ये हर एक 20 साल के इंटरवल पे लेके आया गया, और हर एक 20 साल पे जो है कंपनी को देखेगा कि किस तरह से फंक्शन कर रहा है और उसके हिसाब से जो है यहाँ पे उसको बढ़ाएगा पीरियड। तो 20 साल के लिए उन्होंने कंपनी का जो मोनोपोली था बिजनेस करने का इंडिया में उसको बरकरार रखा, आगे एक्सटेंड किया गया कि आप 20 साल तक जो है आप अपने हिसाब से, एकाधिकार है आपका बिजनेस में, आप मोनोपोली रख सकते हैं। तो ये कंपनी को जो है एक अच्छा जो है एक अपॉर्चुनिटी दिया गया इस चार्टर एक्ट ऑफ 1793 के जरिए। अब आगे देखते हैं, आगे देखिए चौथा पॉइंट क्या कहता है। चौथा पॉइंट कहता है द कमांडर इन चीफ वाज नॉट नेसेसरी रिक्वायर्ड टू बी ए मेंबर ऑफ द गवर्नर जनरल काउंसिल। मतलब क्या था, ये जरूरी नहीं है कि काउंसिल का मेंबर ही, जो काउंसिल का सदस्य है वही जो है कमांडर इन चीफ बनेगा, हेड ऑफ द मतलब आर्मी बनेगा, हेड ऑफ द जो है फोर्स मतलब बनेगा, ये कोई जरूरी नहीं माना गया इस चार्टर एक्ट के जरिए। तो ये था कमांडर इन चीफ को गवर्नर जनरल की परिषद का सदस्य होना अनिवार्य नहीं किया गया। मतलब पहले अनिवार्य था, इस एक्ट के जरिए, इस चार्टर एक्ट के जरिए कहा गया कि ये अनिवार्य नहीं है कि आप काउंसिल का मेंबर है तभी आप जो है कमांडर इन चीफ बन सकते हैं, कोई भी जो है कमांडर इन चीफ बन सकता है। तो ये इस एक्ट के जरिए लाया गया। पांचवा पॉइंट क्या कहता है, द सैलरी ऑफ द बोर्ड ऑफ कंट्रोल एंड मेंबर्स अदर ऑफिशियल्स वेयर पेड फ्रॉम द इंडियन रेवेन्यू। मतलब भारत का पैसा से, भारत का जो भी आमदनी होगा या भारत में जो पैसा यहाँ से इकट्ठा होगा वहीं से जो है ईस्ट इंडिया कंपनी के बोर्ड ऑफ कंट्रोल और मेंबर्स जो है ऑफिशियल्स उसको जो है पेड किया जाएगा, सैलरी दिया जाएगा, या रिनोवेशन जो भी यहाँ पे खर्चे होंगे वो यहाँ से पेड किए जाएंगे। मतलब नियंत्रण बोर्ड के सदस्यों और अन्य अधिकारियों का वेतन जो है भारतीय राजस्व से
दिया जाना था, ये इस चार्टर एक्ट के जरिए बताया गया। ये मेन पॉइंट है। कंक्लूजन क्या कहता है, इसका मेन जो सारांश है वो क्या कहता है, इस अधिनियम में कोई बड़ा संवैधानिक परिवर्तन नहीं किया गया, बल्कि पहले के प्रावधानों को ही मजबूत किया गया। सही बात है, पहले का जो जो प्रावधान था उसको और थोड़ा स्ट्रेंथन किया गया और इसमें थोड़ा मॉडिफाई करके उसको एज इट इज रखा गया। कोई बड़ा जो है कॉन्स्टिट्यूशनल जो है रिफॉर्म, यहाँ पे कॉन्स्टिट्यूशनल चेंजेस जो है नहीं किया गया। चार्टर एक्ट, पहला चार्टर एक्ट जो हम लोगों ने देखा अभी क्या क्या इसका मेन जो है फीचर्स था, ये जरूरी है आपको दिमाग में रखना है। आगे चलते हैं और देखते हैं दूसरा चार्टर एक्ट। दूसरा चार्टर एक्ट हमने बात किया था, बताया था, पहला था 1793, दूसरा 1813, तीसरा 1833 और चौथा 1853। ये चार जो है सीरीज में जो है चार्टर एक्ट आए थे। तो हम लोगों ने पहला देख लिया, 5 इसका मेन फीचर्स। इसके बाद देखते हैं दूसरा क्या है 1813 का, इसका मेन फीचर्स क्या है, अब वो समझते हैं। मेन फीचर्स क्या कहता है, देखिए, एंड ऑफ ट्रेड मोनोपोली, मीन्स 20 साल के बाद जो है ब्रिटिश पार्लियामेंट ने क्या किया कंपनी के साथ, उसका जो ट्रेड मोनोपोली था उसको खत्म कर दिया। आपका जो है ट्रेड मोनोपोली अब पूरी तरह से नहीं रहेगा, सिर्फ कहाँ रहेगा, टी में, और आपका बिजनेस जो चाइना के साथ होगा सिर्फ वहीं पे आपको मोनोपोली रहेगा, बाकी सभी जगहों पे सभी के लिए ओपन रहेगा। कोई भी मर्चेंट, कोई भी ब्रिटिश मर्चेंट आकर यहाँ पे बिजनेस कर सकता है। मीन्स मोनोपोली आपका खत्म हो गया, एकाधिकार जो है आपका खत्म कर दिया गया इस चार्टर एक्ट 1813 के जरिए, 1813 के जरिए जो है 20 साल के बाद जो है इसका एकाधिकार खत्म कर दिया गया। तो ये याद रखिएगा, बहुत से प्रीवियस ईयर्स में क्वेश्चन पूछे गए हैं यहाँ से, तो ये ध्यान रखिएगा। जब तक आप रिवीजन नहीं करिएगा तो क्या होगा, आप पढ़े हैं, 2 बार पढ़े हैं, 3 बार पढ़े हैं, रिवीजन में कंटिन्यू नहीं रहिएगा तो आप क्या होगा, कंफ्यूजन कर जाइएगा, कंफ्यूज करिएगा कि कौन से चार्टर एक्ट के थ्रू जो है इसको लाया गया था। तो ये चीजें जो है रिवीजन पे डिपेंड करता है। दूसरा जो है, दूसरा पॉइंट क्या किया गया इस चार्टर एक्ट के जरिए, ट्रेड ओपन फॉर अदर्स। हमने पहले ही ऊपर समझ लिया कि सभी के लिए जो है यहाँ पे ब्रिटिश मर्चेंट के लिए यहाँ पे कोई भी ब्रिटिश मर्चेंट आकर बिजनेस कर सकता था, ओपन कर दिया गया बिजनेस को कि आप आइए, कोई भी आप ट्रेडर से आप आइए, परमिशन लीजिए और बिजनेस करिए, कोई दिक्कत नहीं है। ईस्ट इंडिया कंपनी का जो एकाधिकार था वो खत्म कर दिया, मोनोपोली को यहाँ पे खत्म किया गया, सिर्फ टी और चाइना के साथ जो बिजनेस था उसमें उसका मोनोपोली था। अब तीसरा पॉइंट देखते हैं इस चार्टर एक्ट का। तीसरा क्या किया, परमिशन टू मशीनरीज, मतलब जो क्रिश्चियन मशीनरीज थे उसको अलाउ कर दिया। क्रिश्चियन मशीनरीज मतलब जो धर्म प्रचारक थे, जो शिक्षा के क्षेत्र में काम करना चाहते थे, उन लोगों को जो है इस चार्टर एक्ट के जरिए परमिशन दे दिया कि आप इंडिया आकर जो है अपना धर्म प्रचार कर सकते हैं, यहाँ पे लोगों को जो है कन्वर्ट कर सकते हैं रिलीजन में। तो ये चीजें किया गया, लेकिन बहुत हद तक जो है लोगों को यहाँ पे कन्वर्ट नहीं कर पाए। और यहाँ पे हाँ, शिक्षा के क्षेत्र में, एजुकेशन के क्षेत्र में जो है यहाँ पे ये मिशनरी ने अच्छा काम किया, बहुत से स्कूलें खोले यहाँ पे। तो ये सब चीजें जो किया गया, परमिशन मिल गया ईसाई को। तीसरा पॉइंट यह है, ये भी जो है पॉइंट जो है एग्जाम में पूछे जाते हैं। चौथा पॉइंट क्या कहता है, प्रमोशन ऑफ एजुकेशन, एजुकेशन को जो है बढ़ावा दिया गया। इसके लिए इस एक्ट के जरिए एनुअली 1 लाख रुपया खर्च करने के लिए कंपनी को बताया गया कि आप जो है आप शिक्षा पे जो है भारत में 1 लाख रुपया जो है आप पर एनम, पर एनुअली जो है आपको खर्च करना है। एनुअली जो है आपको खर्च करना है किस चीजों पे, शिक्षा पे, जैसे लिटरेचर पे, जैसे आपका साइंस पे, जैसे आपका किसी चीज को प्रमोट करना है, कल्चर को प्रमोट करना है। तो इस चीजों सब के लिए जो एजुकेशन से रिलेटेड है उसके लिए जो है आपको 1 लाख रुपया खर्च करना है, आपको ये बताया गया इस चार्टर एक्ट के जरिए। तो याद रखिएगा, प्रमोशन ऑफ एजुकेशन जो है 1 लाख रुपया एनुअली खर्च करने को किस चार्टर एक्ट के जरिए कहा गया था, तो ये कहा गया था 1813 ईस्वी के जरिए। तो ये याद रखना है। पांचवा पॉइंट क्या कहता है, रिकॉग्निशन ऑफ ब्रिटिश सॉवरेनिटी, मतलब ब्रिटिश का जो संप्रभुत्व था उसको जो है स्पष्ट रूप से जो है इस चार्टर एक्ट के जरिए स्थापित किया गया।
सॉवरेनिटी को, कि हाँ यहाँ पे ब्रिटिश का जो है सॉवरेनिटी है, इसको पूर्ण रूपेण जो है यहाँ पे स्थापित किया जाता है, क्योंकि कंपनी का मोनोपोली खत्म कर दिया। धीरे धीरे जो है कंपनी को एक एडमिनिस्ट्रेटिव फॉर्म में लाने की कोशिश की गई। तो यहाँ पे ये किया गया, कंपनी का जो सॉवरेनिटी था, सॉरी ब्रिटिश का जो सॉवरेनिटी था, उसको यहाँ पे पूर्ण रूपेण स्थापित किया गया। तो ये था चार्टर एक्ट 1813 का। सातवां पॉइंट क्या कहता है? सातवां कहता है कंट्रोल ओवर रेवेन्यू। रेवेन्यू पे जो है कंट्रोल जो था अभी तक ईस्ट इंडिया कंपनी को ही रखा गया। कंपनी के राजस्व और प्रशासन पर नियंत्रण बनाए रखने की अनुमति दी गई कि आप जो है प्रशासन देखिए किस तरह से जो है यहाँ मैनेजमेंट होगा वो देखिए, और जो पैसा उछलना है वो आप काम करते रहिए। तो ये बताया गया इस एक्ट के जरिए। संक्षेप में अगर बात करें तो इस एक्ट में द चार्टर एक्ट ऑफ 1813 इंडेड द कंपनी ट्रेड मोनोपोली एक्सेप्ट टी एंड चाइना, ये हम लोगों ने पढ़ा। इसके बाद क्या किया? अलाउ मशीनरीज, क्रिश्चियन मशीनरीज को अलाउ किया। प्रमोट एजुकेशन, ये सब देख लिया। स्ट्रेंथन द ब्रिटिश सॉवरेनिटी, तो हम लोगों ने ये जो है ब्रिटिश कंट्रोल जो है स्ट्रेंथ किया गया, ये सब चीजें देख लिया चार्टर एक्ट ऑफ 1813 के जरिए। तो ये था मेन पॉइंट। अब आगे बात करते हैं। आगे है तीसरा इस सीरीज का चार्टर एक्ट ऑफ 1833, मतलब 1833 का जो है ये चार्टर है। क्या कहता है 1833 का, वो समझते हैं, जो ये सीरीज में तीसरा नंबर पे है। तीसरा मतलब 40 साल जो है खत्म होने के बाद जो है ये चार्टर एक्ट लेके आया। पहला चार्टर एक्ट कब आया था? 1793। दूसरा 1813, ये दोनों हम लोगों ने पढ़ लिया। अब तीसरा पढ़ते हैं 1833 का। 1833 क्या कहता है? दिस एक्ट वाज द फाइनल स्टेप टुवर्ड द सेंट्रलाइजेशन इन ब्रिटिश इंडिया, मतलब केंद्रीकृत मतलब किया गया, पूर्ण रूपेण जो है एडमिनिस्ट्रेटिव को कंट्रोल किया गया, सेंट्रलाइज किया गया। इसका फीचर्स क्या क्या है वो समझते हैं। क्या 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 कह रहा है इस फीचर्स में? देखिए, द गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल वाज मेड द गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया, मीन्स ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, आप इसको याद रखिएगा निश्चित रूप से। यहाँ पे क्या किया गया, जो अभी तक चल रहा था बंगाल, ब्रिटिश और गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल था, उसको गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया की उपाधि दी गई, ये याद रखिएगा। और पहला जो गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया था वो क्या था? कौन था? लॉर्ड विलियम बेंटिक। लॉर्ड विलियम बेंटिक, ये याद रखिएगा। आप लोग जो है कमेंट करके बताइएगा लॉर्ड विलियम बेंटिक का इंडिया में जो शासनकाल था वो कब से कब तक था। आप लोग कमेंट करके निश्चित रूप से बताइएगा कि ये कब से कब तक इंडिया में रहे थे और इसका कब से कब तक शासनकाल था। तो ये बताइएगा, क्योंकि लॉर्ड विलियम बेंटिक जो है इसके बारे में जानना जरूरी है। ये एक प्रभावशाली, एक जो है समाज सुधारक और उदारवादी जो है ब्रिटिश जो है लीडर थे। ये इन्होंने क्या क्या काम किया भारत में? इन्होंने कुरीतियों को जो है खत्म करने की कोशिश की। इन्होंने सबसे पहले सती प्रथा, जो कि 1829 ईस्वी में जो है राजा राम मोहन राय के साथ मिलकर जो है इसको अनकॉन्स्टिट्यूशनल बताया, मतलब गैर संवैधानिक, मतलब बताया कि ये जो है कानूनी रूप से ठीक नहीं है, इसको हम खत्म करते हैं। सती प्रथा को इन्होंने ये किया। इसके बाद जो है इन्होंने जो बच्ची थी लड़की भ्रूण हत्या को जो है इन्होंने मतलब कंट्रोल करना शुरू किया, उन पे जो है कानूनी कार्रवाई की। और जो मानव का बलि चढ़ता था उसको जो है इन्होंने, इस तरह के बहुत से कुरीतियों को जो है इन्होंने लॉर्ड विलियम बेंटिक ने जो है अपने शासन काल में जो है खत्म किया, उसको कंट्रोल किया। तो ये इन्होंने शिक्षा के क्षेत्र में भी बहुत अच्छे काम किए। तो इस तरह से जो है इनको एक अच्छा जो है माना जाता है, इंडिया में जो है एक अच्छे जो है लीडर के रूप में, ब्रिटिशर्स के रूप में, गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया के रूप में देखा जाता है। तो ये याद रखिएगा, कमेंट में बताइएगा कि इसका शासनकाल कब से कब तक था। फर्स्ट जो था ये गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया था। यहां से भी क्वेश्चन बन सकते हैं। दूसरा पॉइंट देखते हैं। दूसरा पॉइंट क्या कहता है? देखिए, दूसरा पॉइंट कहता है ऑल लेजिस्लेटिव पावर वेल सेंट्रलाइज इन द हैंड ऑफ द गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया, मतलब जो भी लेजिस्लेटिव पावर का मतलब क्या हुआ? विधायकी, कानून बनाने की शक्ति, लॉ बनाने की शक्ति जो है पूरा जो है सेंट्रलाइज किया गया है, गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया के हैंड में दिया गया। और बम्बई और मद्रास का जो था लॉ मेकिंग पावर, उसको जो है वो खत्म किया, उसको जो है मद्रास और बम्बई ने लॉस्ट किया अपना लॉ मेकिंग पावर। पूरा कंट्रोल जो है आपको
मतलब गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया के हाथ में दे दिया गया। तो ये चीजें आपको याद रखना है। आगे तीसरा पॉइंट देखते हैं। तीसरा है इस सीरीज में, ईस्ट इंडिया कंपनी वाज डिप्राइव ऑफ इट्स कॉमर्शियल फंक्शन एंड बिकम प्योरली एन एडमिनिस्ट्रेटिव बॉडी। मीन्स क्या किया, पहले भी हम लोगों ने चर्चा कर लिया था कि ईस्ट इंडिया कंपनी को धीरे धीरे जो है बिजनेस से हटाकर उसको प्रशासनिक मतलब लाना चाहता था, प्रशासन में लाना चाहता था कि आप यहाँ का एडमिनिस्ट्रेशन देखिए, आप जो है यहाँ पे किस तरह से मैनेजमेंट होगा, कैसे जो है यहाँ पे शासन बना रहे, इसको आपको देखना है। तो वो प्योरली जो है कॉमर्शियल बॉडी से हटाकर उसको जो है प्योरली एडमिनिस्ट्रेटिव बॉडी जो है स्थापित किया गया ब्रिटिश पार्लियामेंट के थ्रू, चार्टर एक्ट 1833 के जरिए। तो ये याद रखना है आप लोग को। इसके बाद चौथा जो है लॉ कमीशन का एस्टेब्लिशमेंट हुआ। हाँ, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, लॉ कमीशन जो है बनाया गया। इसके बारे में की पॉइंट समझते हैं। फर्स्ट लॉ कमीशन वाज एस्टेब्लिश्ड इन 1834 में। 1834 में ये जो रिकमेंडेशन था 1833 के चार्टर एक्ट का, उसके बाद जो है 1834 ईस्वी में इसका गठन किया गया, एस्टेब्लिश किया गया लॉ कमीशन का। इसका जो पहला जो लॉ कमीशन का चेयरमैन थे वो कौन थे? लॉर्ड मैकाले। याद रखिएगा, लॉर्ड मैकाले। लॉर्ड मैकाले, इसका पूरा नाम आप लोग अगर जानिए तो इसका पूरा नाम है, यहाँ लिख देता हूं, इसका पूरा नाम है लॉर्ड थॉमस, लॉर्ड थॉमस बेविंगटन, बेविंगटन मैकाले, ये याद है, ये पूरा नाम है इसका, लॉर्ड थॉमस बेविंगटन मैकाले। तो ये है, इसको शॉर्ट में जो है लॉर्ड मैकाले के नाम से जाना जाता है। तो ये आप लोग याद रखिएगा। इसको जो है एम क्या था इसका? मेन कोडिफिकेशन एंड सिंप्लीफिकेशन ऑफ लॉ। मेन क्या था कि उस समय जो है हर एक प्रांत का, हर एक जगह का जो है इंडिया में अलग अलग जो प्रांत था वहां का अलग अलग लॉ था, अलग अलग रूल रेगुलेशन के हिसाब से चलते थे वो लोग। तो ब्रिटिशर्स ने क्या कहा कि अब तो हम इंडिया पे पूरी तरह से कंट्रोल कर रहे हैं, तो यहाँ पे क्यों ना एक तरह का जो है लॉ लाया जाए ताकि पूरे देश में लागू हो और यहाँ पे आपका जो है एडमिनिस्ट्रेशन करने में, एडमिनिस्ट्रेटिव कंट्रोल जो है बेहतर हो सके। तो इसीलिए जो है सिंप्लीफिकेशन के लिए, कोडिफिकेशन के लिए ये लॉ कमीशन का गठन किया गया। इसका मेन पर्पस यही था। रिजल्ट क्या हुआ इसका? यूनिफॉर्म लीगल सिस्टम। मीन्स यही बात किए हैं कि यूनिफॉर्म लीगल सिस्टम की बात की गई कि पूरा देश में जो है एक समान जो है लीगल सिस्टम रहेगा, कानूनी प्रक्रिया रहेगा। इसका जो मेजर आउटकम हुआ, क्या हुआ? ड्राफ्टिंग ऑफ आईपीसी। याद रखिएगा, आईपीसी का जो है मेन यहाँ पे ड्राफ्टिंग किया गया। आईपीसी भारतीय दंड संहिता, इंडियन पेनल कोड, इसका अभी क्या नाम है जो कि 2024 में जो है इससे लागू है, चेंज हो गया इसका नाम। इसका नाम है अभी बीएनएस, बीएनएस भारतीय न्याय संहिता। इसको याद रखिएगा। क्या होता है, आप लिंक करके जब चीजों को पढ़ोगे तो आपको जो है रिटेन जल्दी कर पाओगे। यहाँ पे आईपीसी की बात आई, यहाँ पे फर्स्ट लॉ कमीशन जो बना था ब्रिटिश गवर्नमेंट में, वहीं से जो है आईपीसी के ये प्रावधान था और अभी तक चल रहा था। 2024 में 23 में आया बिल और उसके बाद 24 से जो है पूरे देश में लागू हुआ। तो ये जो है बीएनएस का नाम चेंज हुआ। क्या नाम हुआ? सॉरी, आईपीसी का नाम बीएनएस, भारतीय न्याय संहिता। पहले क्या था? भारतीय दंड संहिता। तो ये याद रखिए है, रखना है। आप लोग कमेंट करके बताइएगा कि सीआरपीसी का नाम चेंज करके 2024 में क्या रखा गया है। तो आप लोग कमेंट करके जरूर बताइएगा सीआरपीसी का। तो ये आप लोग बताइएगा कमेंट करके। तो ये था मेन लॉ कमीशन गठन करने का मेन पर्पस। तो ये चीजें जो है यहाँ से क्वेश्चन कहीं से भी बन सकते हैं। तो आपको देखिए कितने टाइप के क्वेश्चन यहाँ पे हो सकता है। तो यही चीजें हैं, आपको जो है अगर ये देखिएगा वीडियो पूरा अगर देखिएगा तो आप लोग को जो है कॉन्सेप्ट क्लियर होगा और एग्जाम में जो है कहीं से अगर टकराएगा तो आप जो है इसके जरिए जो है आप बीएनएस भी पढ़ेंगे, सीआरपीसी का पढ़ेंगे, इसके बाद इसका नया नाम क्या है वो भी पढ़ेंगे। तो ये जो है ओवरलिंक होगा और एक तरह से जो है आप कनेक्ट कर पाओगे चीजों को। पांचवा जो है इस चार्टर एक्ट के जरिए वो क्या किया गया है? इट इंट्रोड्यूस द प्रिंसिपल ऑफ ओपन कंपटीशन।
फॉर सिविल सर्विसेज तो इम्प्लीमेंटेड लेटर, मतलब उस समय जो है क्या कहा गया यहाँ समझते हैं हम। सबसे पहले उस समय जो था ब्रिटिश इंडिया में दो तरह के सिविल सर्वेंट थे। पहला था कोवेनेंटेड और दूसरा था अनकोवेनेंटेड। मीन्स तो हिंदी में अगर पढ़िएगा तो हिंदी में बताया जाता है इसको प्रतिबंधित, प्रतिबंधित और ये अप्रतिबंधित, अप्रतिबंधित। मीन्स इसका मतलब समझते। उस समय जो था सिविल सर्विसेज वो दो तरह के थे, एक थे कोवेनेंटेड और दूसरा अनकोवेनेंटेड, मतलब प्रतिबंधित और अप्रतिबंधित। प्रतिबंधित का मतलब क्या हुआ कि वो एग्रीमेंट साइन करके आते थे, ब्रिटिश पार्लियामेंट से या कंपनी से एग्रीमेंट साइन करते थे और एक तरह से जो है वो हायर पोस्ट होता था, हायर पोस्ट होता था। और यहाँ जो है ये कंपैरेटिवली लोअर पोस्ट था, लोअर पोस्ट था। इसमें जो था कोवेनेंटेड में प्रतिबंधित में उसमें क्या था, इंडियंस को अलाउ नहीं था, इंडियंस जो थे उसको जो है यहाँ पे अलाउ नहीं था कि ये पोस्ट आप ले सकते हैं। इसीलिए जो है इस एक्ट के जरिए, इस चार्टर एक्ट के जरिए ओपन कंपटीशन कराने की बात की गई कि खुला है, आप कोई भी दे सकते हैं, इंडियन हो, फॉरेनर्स हो, कोई भी हो, वो यहाँ पे मेरिट बेसिस पे जो है एग्जाम दे सकता है कंपटीशन के जरिए और ये पोस्ट पा सकता है। लेकिन यहाँ पे क्या हुआ, यहाँ पे कंपनी के जो बोर्ड ऑफ डायरेक्टर थे उसके द्वारा अपोजिशन किया गया, अपोज किया गया कि नहीं, यहाँ पे जो है इस पोस्ट के लिए सिर्फ अभी ब्रिटिशर्स ही रहेंगे, तो इसीलिए उस समय जो है इम्प्लीमेंट नहीं हो पाया था। तो ये चीजें हैं मैन, आप जो है इसको डिटेल्स में इस तरह से पढ़िएगा तो आपका जो है माइंड और आपका जो है पढ़ने का तरीका जो है चेंज हो जाएगा और आपको चीजें जो है रिटेन कर पाएंगे, कैसे जो है लिंक जुड़ता गया, कैसे जो है आगे चलकर प्रोविजंस बनाए गए, और ये लर्निंग पॉइंट है। इसीलिए बोला जाता है कि अंग्रेजों से जो है हम लोगों ने बहुत कुछ सीखा है और वहीं से जो है अभी तक हम लोग इम्प्लीमेंट कर रहे हैं चीज। तो ये था पूरा मैनेजमेंट उसका। आगे देखते हैं, आगे जो है ये था चार्टर एक्ट जो कि तीसरा सीरीज था, अब ये है लास्ट और चौथा। लास्ट जो है चार्टर एक्ट 1853 का, इसमें क्या क्या हुआ वो समझते हैं। तीन अभी तक हम लोगों ने क्लियर कर लिया, 1793, 1813, 1833। ये तीनों हम लोगों ने देख लिया, कैसे कैसे क्या क्या इसके मेन जो फीचर्स थे वो समझ लिए। बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत इंपॉर्टेंट है, आप लोग जो है इसको लाइटली नहीं लीजिए, एक देखिए 10-15 मिनट का वीडियो तो आपको जो है रिटेन हो जाएगा। इसको नोट फॉर्मेट में हमने बनाया है, अगर आपको पीडीएफ चाहिए तो हमारे टेलीग्राम चैनल पे जाइए, यहाँ पे लिंक दे दूंगा, आप वहाँ से पीडीएफ डाउनलोड कर सकते हैं, कोई डाउट नहीं है। तो इसीलिए जो है आपको रिवीजन करने में आसानी होगी। अगर आप नोट बनाए हैं खुद से तो आप जो है देखिए कि कौन सा पॉइंट जो है यहाँ से आप मिस कर रहे हैं, उसको अपने नोट में जो है आप ऐड कर लीजिए, तो ये यहाँ पे आपको फायदा होगा। और साथ में जो चीजें आपने नहीं पढ़ा है, चाहे दूसरे सोर्सेज में नहीं पढ़ा है, हमने यहाँ पे डाइवर्स सोर्सेज से जो है यहाँ पे कंटेंट बनाया है, तो हो सकता है आपके नोट में कोई पॉइंट जो है नहीं भी मिले तो यहाँ से आप उसको नोट डाउन कर सकते हैं, तो ये इम्पोर्टेंट है। अब देखते हैं चार्टर एक्ट जो कि लास्ट सीरीज है 1853 का। देखिए इसमें क्या हुआ, दिस वाज द लास्ट सीरीज ऑफ चार्टर, हमने पहले ही बताया कि ये लास्ट है, पास्ड बाय द ब्रिटिश पार्लियामेंट 1793 तिरपन, 1793 से 53 तक 4 सीरीज लेके आए थे। इट वाज द सिग्निफिकेंट कॉन्स्टिट्यूशनल लैंडमार्क, तो ये लैंडमार्क है, मील का पत्थर है। इसमें समझते हैं क्या क्या मेन फीचर्स हैं इसका, क्या जो है ब्रिटिश पार्लियामेंट लेकर आए। पहला जो फीचर्स है, फॉर द फर्स्ट टाइम लेजिस्लेटिव मीन्स लॉ मेकिंग एंड एग्जीक्यूटिव मीन्स एडमिनिस्ट्रेटिव जो है फंक्शन वेयर सेपरेटेड। मीन्स यहाँ समझते हैं, देखिए यहाँ पे दो तरह से कैटेगराइज किया गया इस चार्टर के जरिए, एक तो लेजिस्लेटिव और एग्जीक्यूटिव। लेजिस्लेटिव और एग्जीक्यूटिव जो है विंग्स को अलग किया गया यहाँ पे।
सेपरेट किया गया दोनों को। एग्जीक्यूटिव का काम क्या होगा? प्रशासनिक काम देखने का। आप प्रशासन देखिए, लेजिस्लेटिव का काम हुआ यहाँ पे लॉ बनाने का। जैसे अभी क्या है हमारे देश में, एग्जीक्यूटिव जो है वो क्या देखती है? प्रशासनिक जो है जो लॉ बनाती है, लेजिस्लेटिव जो लॉ बनाता है लेजिस्लेचर, उसको इम्प्लीमेंट करता है। तो यही काम उस समय जो है यहाँ पे किया गया था। वहीं से जो है सीख सीख कर हम लोगों ने हमारे देश में जो है इस तरह के सिस्टम बने। तो यहाँ पे जो है इस लेजिस्लेटिव को जो है काउंसिल को क्या बोला गया? इसको बोला गया सेंट्रल लेजिस्लेटिव काउंसिल, जो कि हम लोग अभी पार्लियामेंट कहते हैं। और तो यहीं पे अलग किया गया, लॉ मेकिंग जो पावर था उसको, उसमें जो था 6 मेंबर को रखा गया, 6 मेंबर। और यहाँ तो एग्जीक्यूटिव काउंसिल में जो है हम लोग जानते हैं यहाँ पे जो है आपको अलग से जो है स्टाफ को रखा गया। तो ये जो लेजिस्लेटिव काउंसिल था उसका जो है एक मिनी पार्लियामेंट की तरह काम करता था। वो लॉ बनाता था और जो भी हम लोगों ने पिछले ये में देख ही लिया है चार्टर में कि कैसे जो है प्रेसिडेंसीज को अपने कंट्रोल में ले लिया। पूरे ऑल ओवर इंडिया में जो है पावर दिया गया गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया को। तो यहाँ पे दोनों को पार्ट, दोनों जो है बॉडी को, विंग को यहाँ पे बाइफर्गेशन किया गया। लेजिस्लेटिव वर्क के लिए अलग और एग्जीक्यूटिव के लिए अलग। तो ये चीजें यहाँ पे सेपरेट किया गया, तो ये याद रखिए। आगे देखते हैं दोस्तों, ये दूसरा पॉइंट देखते हैं। दूसरा पॉइंट क्या कहता है? द एक्ट इंट्रोड्यूस ओपन कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशन फॉर रिक्रूटमेंट ऑफ सिविल सर्विसेज। मीन्स जो हम लोगों ने 1833 में देखा था कि किस तरह से वहां पे प्रोविजंस लाया था कि सिविल सर्वेंट के लिए ओपन कंपटीशन होगा, लेकिन वहां पे इम्प्लीमेंट नहीं किया गया, नहीं हो पाया। यहाँ पे जो है ओपन कंपटीशन की बात की गई 1853 चार्टर एक्ट के जरिए। और यहाँ पे जो है बताया गया कि जो भी होगा ये सभी के लिए ओपन रहेगा, इंडियंस भी इसमें पार्टिसिपेट कर सकते हैं और पास करके ये पोस्ट ले सकते हैं, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। इसी के अकॉर्डिंग 1853 में ये चार्टर एक्ट के जरिए लाया गया और 1854 में जो है एक कमेटी बनाई गई, कमेटी ऑन इंडियन सिविल सर्विसेज, मीन्स द कमेटी ऑन द इंडियन सिविल सर्विसेज, 1854 ईस्वी में। और इस कमेटी का जो अध्यक्ष बने वो कौन बने? वो मैकाले बने। मैकाले, कौन मैकाले? याद रखिएगा, मैकाले जो है जो फर्स्ट लॉ कमीशन के जो है चेयरपर्सन थे, वही मैकाले जो है यहाँ पे लॉर्ड मैकाले को बनाया गया कमेटी का चेयरपर्सन। और इसी के नाम पे इस कमेटी का नाम रखा गया मैकाले कमेटी। और इन्होंने 1854 में इसका गठन किया गया। इसलिए गठन किया गया कि आप बताइए कि ओपन कंपटीशन होगा तो इसमें क्या क्या प्रोविजंस होंगे और किस तरह से जो है ये पूरी चीजें चलाई जाएगी, तो आप रिकमेंडेशन दीजिए। इसलिए जो है एग्जाम में भी ये क्वेश्चन पूछे जाते हैं कि इंडियन सिविल सर्विसेज के लिए कौन सा कमेटी का गठन किया गया था 1854 ईस्वी। याद रखिएगा, मैकाले कमेटी का गठन किया गया, लॉर्ड मैकाले। ये हो गया। आगे देखते हैं तीसरा क्या कहता है? इट इंट्रोड्यूस फॉर द फर्स्ट टाइम लोकल रिप्रेजेंटेशन इन द इंडियन सेंट्रल लेजिस्लेटिव काउंसिल। देखिए हमने बात किया था कि इसको बोला गया इंडियन सेंट्रल लेजिस्लेटिव काउंसिल। और यहाँ पे जो था पहले जो तो क्या था, इसमें प्रेसिडेंसी का रिप्रेजेंटेशन, लोकल्स का जो है रिप्रेजेंटेशन नहीं था। इस एक्ट के जरिए, इस चार्टर के जरिए लोकल को, जो प्रेसिडेंसीज में लोकल थे जैसे मद्रास, कलकत्ता, बम्बई, ये सब जो थे, उसको जो है एक रिप्रेजेंटेशन, अपना प्रतिनिधित्व दिया गया। और यहाँ पे जो है क्या कहता है, हिंदी में पढ़िए, इसमें पहली बार भारतीय केंद्रीय विधान परिषद में स्थानीय प्रतिनिधित्व की शुरुआत की गई कि वहाँ का लोकल्स भी जो है में पार्टिसिपेट कर सकते हैं, लेजिस्लेटिव काउंसिल में लॉ मेकिंग प्रोसेस में हिस्सा ले सकते हैं। इसका मेन पर्पस यही था। तो ये था, थैंक यू। ये था आज का पूरा चार्टर एक्ट। हम लोगों ने पूरा सीरीज पढ़ा 1793 से लेके 1853 तक। और ये बहुत इंपॉर्टेंट था। बहुत सी चीजें जो है यहाँ पे प्रीलिम्स क्वेश्चन, प्रीलिम्स एग्जाम में जो है पूछे जाते हैं। इवन कि ये फ्रेमवर्क अगर दिमाग में है आपको तो मेंस में लिखने में भी आपको काम आएगा। तो ये था चीजें। आई होप आपको समझ में आया होगा। अगर आया है तो लाइक करिए, अगर कुछ रह गई कमी
तो कमेंट जरूर करिए और चैनल को सब्सक्राइब करिए, शेयर करिए अपने दोस्तों के साथ, और नहीं पसंद आए तो निश्चित रूप से इसको डिसलाइक कर सकते हैं आप लोग। थैंक यू सो मच।